दोस्तों जैसा कि आज है आपका 10 मई को आपका सेकंड शिफ्ट का एसएससी एमटीएस का एग्जाम है जो कि आपका समाप्त हो गया है। तो सेकंड शिफ्ट पूछे गए 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, तो 2500 जीके जिसके प्रश्न को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि चाप चारकुट जो फेस्टिवल होता है वो आपका एक वार्षिक फसल उत्सव है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य में से संबंधित है। ठीक है, तो चाप चारकुट फेस्टिवल की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चाप चारकुट एक पारंपरिक त्यौहार है जो कि मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। यह झूम प्रचलन के अपने सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा कब मनाया जाता है, तो आपका मार्च महीने में है जो कि मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है नबार्ड, नबार्ड का मुख्यालय है जो कि आपका कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो नबार्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों आपका मुंबई में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। ठीक है, नबार्ड की बात करेंगे तो नबार्ड का जो अर्थ होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ दिया जाता है। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना है राष्ट्रीय कृषि विकास ग्रामीण अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति ने के सिफारिश पर नबार्ड का स्थापना है जो कि किया गया था। ठीक है, तो पूछ दिया जाए कि आपका कब किया गया था, तो ये दोस्तों आपका 1982 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, 12 जुलाई 1982 ईस्वी को आपका किया गया था। और किस बात करें वर्तमान और किस के समिति के सिफारिश पर, तो शिव रमन समिति के सिफारिश पर किया गया था, इसको भी याद रखिएगा, किसके समिति पर, तो आपका शिव रमन समिति के सिफारिश पर किया गया था। इसके बात करेंगे कि नबार्ड के वर्तमान में जो अध्यक्ष है जो कि कौन है, तो श्री साजी केवी है। ठीक है, कौन है, तो श्री साजी केवी वर्तमान में आपके नबार्ड के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था सतरिया जो नृत्य है वो आपका किसकी देन है, तो इस नृत्य के संस्थापक थे महान संत श्रीमंता शंकर देव। ठीक है, शंकर देव आपके ऑप्शन में दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। सतरिया नृत्य की बात करेंगे तो ये तो पहली बात आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है आपका सतरिया नृत्य। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। तो भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य कौन कौन सा है, तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कौन है, आपका है भरतनाट्यम जो कि दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा है दोस्तों आपका कथकली जो कि दोस्तों आपका केरल का है, ये भी प्रश्न आज आपका बना था कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल का है, इसी प्रश्न में हम आपको साथ डिस्कस कर लिए हैं। एक है आपका कुचिपुड़ी जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। एक है आपका कथक जो कि दोस्तों आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। एक है आपका मोहिनीअट्टम जो कि दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। एक है आपका मणिपुरी जो कि दोस्तों आपका कहाँ का है, मणिपुर का है। एक है आपका ओडिसी जो कि दोस्तों आपका ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक आपका सतरिया हो गया है जो कि आपका असम का ही शास्त्रीय नृत्य है। ये दोस्तों आपका संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा आपका मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। ठीक है, लेकिन भारत सरकार के जो आपके संस्कृति मंत्रालय हैं उसके द्वारा दोस्तों आपको बता दें आपके 9 शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 8 तो ये के हैं, एक है आपका छऊ। ठीक है, छऊ नृत्य को भी आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा प्रदान किया गया है, लेकिन आपका संस्कृति मंत्रालय के अधीन। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा 8 ही है, इसको भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। ये क्वेश्चन हमने आपको बार बार कहा था कि ये प्रश्न जो कि आपका देखने को मिलेगा आने वाली शिफ्टों में, तो नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर के अपने दूसरे थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, कितना, तो आपका 87.58 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए थे। ठीक है, ये आपका जो टोक्यो ओलंपिक है आपका 2020 में होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया था, तो 2021 में आपका हुआ था, जिसमें आपका एक जो स्वर्ण था आपका नीरज चोपड़ा ने जीता था। यही आपका किसमें
भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में, जिसमें आपका 87.58 मीटर का भाला फेंक कर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक से एक और क्वेश्चन आपका आया था कि मीराबाई चानू है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू का जो पूरा नाम है उसको एक बार देख लीजिए, साइखोम मीराबाई चानू है जो कि एक भारत तोलक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत तोलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला पदक जिताया था। हमने आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ दिया था सुबह के शिफ्ट में कि भारत को पहला टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जिताया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया था मीराबाई चानू, तो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछ दिया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका भारत तोलक हो जाएगा। भारोत्तोलन के साथ 49 केजी भारोत्तोलन में रजत पदक जीते थे कौन, मीराबाई चानू। ठीक है, इसके अलावा कहाँ की है ये, तो आपका मणिपुर इम्फाल की रहने वाली है। ठीक है, वर्ष 2018 के लिए इन्हें खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इसके अलावा देखिए आपका टोक्यो जो ओलंपिक हुआ है 2020 में, जो कि 21 में हुआ था, इसमें आपके भारत ने कुल 7 पदक, ठीक है, भारत ने कितना, तो कुल 7 पदक अपने नाम किया था, जिसमें आपका 1 स्वर्ण पदक था। ठीक है, 2 दोस्तों आपका क्या था, 2 आपका सिल्वर था। ठीक है, और दोस्तों आपका 4 पदक था जो कि दोस्तों आपका ब्रोंज था। ठीक है, तो ये आपका 4 2 6 1 7। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 7 हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए कि भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं तो 7। ठीक है, तो देखिए मीराबाई चानू पहला पदक जीती थी जो कि सिल्वर था। ठीक है, रजत पदक 49 केजी की वेट लिफ्टिंग में, तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। एक है आपका लवलीना बोरगोहेन जो कि दोस्तों आपका ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। किस में जीती हैं, तो बॉक्सिंग में जीती हैं। एक है आपकी पीवी सिंधु जो कि ब्रॉन्ज ही जीती हैं, किस में, तो बैडमिंटन में जीती हैं सिंगल्स में। एक है आपके रवि कुमार दहिया जो कि दोस्तों आपका सिल्वर पदक जीते हैं, मेंस फ्री स्टाइल 57 केजी वर्ग में पहलवान थे। एक है आपके भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल, जो कि आपका मेंस हॉकी का पूरा टीम ही जीता था। एक है आपकी बजरंग पुनिया जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि 65 किर्गिज के रेसलिंग में जीते हैं। एक आपका नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड जीता था जेवलिन थ्रो में, कितना मीटर भाला फेंक कर, तो 87.58। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि स्थानांतरित खेती को कहाँ पर झूम खेती के नाम से जाना जाता है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका जो स्थानांतरित खेती है उनको झूम खेती के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार की निर्वाह खेती है जिसमें किसान अस्थायी रूप से भूमि के एक भूखंड पर खेती करता है और जब वो मृदा क्षरण के कारण भूमि को बंजर पाता है तो दूसरे भूखंड पर चला जाता है। इसी को दोस्तों आपको क्या कहा जाता है, तो झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र करने का अर्थ है आपका असम है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, इन सभी क्षेत्रों में आपका ये झूम खेती है जो कि आपका प्रचलित है। तो आज की शिफ्ट में आपका क्या क्या पूछा गया था, असम से भी प्रश्न पूछ दिया गया था जो कि सतरिया नृत्य था। इसके अलावा मणिपुर से चारकोट फेस्टिवल के बारे में पूछ दिया गया था। एक आपका नागालैंड है, नागालैंड के बारे में दोस्तों आपका अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन सबसे कम जो आपका जनसंख्या 10 की जो वृद्धि है आपका नागालैंड में हुआ था सबसे कम, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, तो ये आपका मिजोरम में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा खेती के इस तरीके को झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं, एक हस्तांतरण खेती प्रणाली है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी है जो कि खिलाड़ियों में डोपिंग टेस्ट करती है, तो भारत सरकार ने खेलों में डोपिंग से संबंधित मामलों से निपटने के लिए 2005 में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा का गठन जो कि किया था। प्रश्न शायद आपका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो, शायद मेरे ख्याल से आपका पूछा गया था कि डोपिंग जो राष्ट्रीय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा है, उसके बारे में दोस्तों आपको उसको सही करना था। तो बताइएगा आपके लिए कौन सा जो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कथकली के बारे में, जो कि हमने ऊपर के प्रश्न में ही आपको फैक्ट्स के तौर पे बता दिया था, जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य में बात करेंगे दोस्त, तो आपका केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य कथकली के अलावा वो है आपका मोहिनी अट्टम। ठीक है, शायद ऊपर में छूट गया था तो देख लीजिएगा, मोहिनी अट्टम भी एक शास्त्रीय नृत्य जो कि आपका केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि पुणे में फर्गुसन कॉलेज की जो स्थापना है किसने किया था। ठीक है, तो देखिए फर्गुसन कॉलेज की स्थापना पुणे की बात करेंगे तो इस कॉलेज के बारे में पहले जान लीजिए, ये आपका भारत का पहला प्राइवेट कॉलेज था। ठीक है, पहला प्राइवेट कॉलेज था आपका फर्गुसन कॉलेज। ठीक है, इसकी स्थापना आपका
डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा 1885 में किया गया था। फर्गुसन कॉलेज अभी वर्तमान में पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है। इस कॉलेज की स्थापना 1885 में मुंबई के गवर्नर जनरल जेम्स फर्गुसन के द्वारा दिए गए 1200 रुपये के चंदे से हुआ था। ठीक है, इन्हीं के नाम से इस कॉलेज का नाम रखा गया था फर्गुसन। इसमें आपका कौन कौन संस्थापक सदस्य की बात करें तो लोकमान्य गंगाधर तिलक इस कॉलेज के संस्थापक में से एक थे, जो कि आपकी ऑप्शन में भी दिया गया था। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आपका ऑप्शन में भी था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी थे लोग थे, जैसे आपके श्री राम आप्टे हैं, बाल गंगाधर तिलक तो हैं ही, विष्णु शास्त्री पुलनक्कर है, महादेव वल्लभ नाम जोशी हैं, गोपाल कृष्ण अगरकर हैं। इसके अलावा प्रोफेसर वामन शिवराम की बात करेंगे तो ये आपके पहले प्राचार्य थे इस कॉलेज के। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था सबसे ज़्यादा जो वर्षा है आपका कहाँ पर होता है, तो मेघालय के मानसीराम में इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह चेरापूंजी से 100 मिलीमीटर ज़्यादा बारिश होती है। इसी वजह से मानसीराम का जो नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसीराम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है जो कि दिया गया है। एक बार बताइएगा, क्या पूछा गया था 2022 में पूछा गया था, या शायद आपके ऑप्शन दिया गया था वो पूछा गया था 2022 में किसे दिया गया है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में पहले जान लेते हैं। यह पुरस्कार आपका सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा स्थापित एक संगठन फिल्म समारोह निदेशालय के द्वारा इसको दिया जाता है और ये आपका प्रतिवर्ष प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका रेड्डी है एक जो 1974 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, एक आपका बी नागा रेड्डी 1986 में मिला है, राज कपूर जी को 1987 में, शशि कपूर को 2014 में, लता मंगेशकर जी को आपका 1989 में, आशा भोसले को 2000 में दिया गया था और बी आर चोपड़ा को 1998 में, यश चोपड़ा को आपका 2000 में दिया गया था। ठीक है, अगर इनमें से पूछ दिया जाए तो आपका आशा भोसले राइट आंसर हो जाएगा। शायद सोनू निगम को भी आपका 2022 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो बताइएगा क्या पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे डी अक्षर से दर्शाया जाता है, डायोप्टर को डी लिखते हैं हम लोग। यदि फोकस दूरी एफ को मीटर में व्यक्त किया जाता है तब शक्ति को डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। इसके अलावा शक्ति की बात करेंगे तो इसका एसआई मात्रक आपका डब्लू नहीं वाट होता है, इसे लिखा जाता है डब्लू से। एक है आपका ज्योति तीव्रता, इसका जो एसआई मात्रक आपका केरला होता है, सीडी से इसको डिनोट किया जाता है। एक है आपका कार्य ऊर्जा, जिसका एसआई मात्रक आपका जूल होता है और इसे जे से डिनोट किया जो कि किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था संथाली जनजाति जो कि भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन में आपका उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्व भारत दिया गया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर आपका उत्तर भारत होना चाहिए। संथाल की बात करेंगे तो भारत का मुंडा जातीय समूह की एक प्रमुख जनजाति है, मुख्य रूप से आपका झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में रहते हैं। यह अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। तो आपका क्षेत्र पूछा गया था, तो आपका शायद उत्तर भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर आपके किरण देसाई हो जाएंगे। यह पहली बार 2006 में प्रकाशित हुआ था। यह पुस्तक कौन सा, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया आपका मौलिक अधिकार है जो कि कितने से कितने अनुच्छेद तक में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर आपका 12 से 35 हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार के बारे में और भी कुछ हम लोग देखेंगे तो हम पाएंगे कि ये आपका भाग 3 में है। ठीक है, इसे लिया कहाँ से गया है, तो दोस्तों इसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपका लिया गया है। किसे, मौलिक अधिकार से। वहीं पर आपका मौलिक कर्तव्य की बात करेंगे तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो ये दोस्तों आपका तत्कालीन यूएसएसआर के संविधान से लिया गया था। इसका अगर आपका अनुच्छेद पूछ दिया जाए आर्टिकल, तो ये दोस्तों आपका 51A में आपका वर्णित है, और भाग पूछ दिया जाए यानी कि पार्ट, तो आपका पार्ट 4A में आपका क्या है, यह आपका मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वहीं पर आपका मौलिक अधिकार के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से इसे लिया गया था हमारे भारतीय संविधान में। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में तो मौलिक अधिकार आपके 6 हैं, लेकिन जब मूल संविधान आपका बना था
मूल संविधान कहने का अर्थ है जब 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका लागू हुआ था तो उस समय आपका मूल संविधान में आपका 7 मौलिक कर्तव्य थे। एक आपका संपत्ति का जो अधिकार था वो आपका मौलिक अधिकार था, जो कि इसे हटाकर आपका कानूनी अधिकार बना दिया गया था और बनाकर आपका कहाँ पर रखा गया था, अनुच्छेद 300 के कम है। तो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, विवरतान में 6 हैं। एक है आपका समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में वर्णित है। एक है आपका स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 तक में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक में वर्णित है। और सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करेंगे तो आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक में वर्णित है। एक आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 31 तक में वर्णित है। ठीक है, 31 से 35 हम लोग मान सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 2021 का जो जनगणना है वो आपका होना था, हालांकि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले किस वर्ग को आपका जनगणना होना था या किस वर्ग को क्या क्या बेनिफिट मिलना था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका EWS हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को। ठीक है, 2021 की जनगणना की बात करेंगे तो ये आपका जनगणना देश की 16वीं जनगणना होगा और स्वतंत्र भारत का 8वीं जनगणना होगा। इसके अलावा इसका जो विषय है आपका जन भागीदारी से जन कल्याण, इसका आपका विषय यानी कि थीम है 2021 की जनगणना का। बाकी होगा तो आपका डेटा है जो कि उपलब्ध कराया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंड अप योजना है जो कि किसके लिए शुरू किया गया था। तो स्टैंड अप योजना की बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। इस योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, एक है लोकसभा का कितना प्रतिशत जो सदस्य होता है आपका मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो लोकसभा सदस्यों की कुल जनसंख्या का 15%। तो आपका इसका राइट आंसर 15% हो जाएगा। ये आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा लागू किया गया था कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या होगा लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य की विधानसभा की कुल जनसंख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की जो संख्या होता है 12 से भी कम नहीं होनी चाहिए, ये भी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं अभी आपका 545 लोग हैं लोकसभा में, तो 545 का दोस्तों आपका 15% निकाल लेंगे तो 80-83 लोग होते हैं जो कि आपका होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, या पूछा गया था बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक वो कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो आपका पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, त्रिपिटक है जो कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, शाब्दिक अर्थ होता है 3 पिटारी। ठीक है, 3 पिटारी होता है, एक है विनय पिटक, एक है आपका धम्म पिटक, इस प्रकार के आपके 3 पिटक हैं जो कि आपका भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था चोल शासक के द्वारा ब्राह्मणों को दान की गई भूमि क्या कहलाती है, तो चोल काल में ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दाम दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती है। तो आपका ब्रह्मदेव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मदेव क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा वेलन वगई एक नाम है जो कि गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को कहा जाता था चोल काल में ही। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार दी गई भूमि को कहते थे। एक आपका सालाभोग जो कि एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि को आपका सालाभोग कहा जाता था। एक है आपका देवदाना तिरुना मट्टुकनी जो कि मंदिर में उपहार दी गई भूमि कहलाती थी। एक के आपका पलिछंदम जो कि आपका जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि कहलाती थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार इसको मारना था, लेकिन हम बता देते हैं कि यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड ये सभी उर्वरक हैं। ठीक है, बताइएगा ऑप्शन में क्या दिया गया था। एक पूछा गया था आपका प्रवास का कारण क्या होता है, यानी कि माइग्रेशन का आपका एक कारण बताना था। ऑप्शन में क्या दिया गया था, इसका तो अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन भारत में बात करेंगे तो ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा जैसी आधारभूत और संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में इत्यादि के कारण आपका प्रवास होता है। तो देखिएगा इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी प्रश्न पूछे गए थे, 1-2 प्रश्न छूट गए हैं तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को प्रोवाइड है जो कि करा दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपका रिपीटेड आ रहे हैं,
तो आप लोग के लिए एक PDF को बनाया गया है जो कि अभी तक के 15 शिफ्टों का जो PDF है, ठीक है। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे अभी टोटल 15 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम है जो कि कंडक्ट हुआ है, आज को मिला लेंगे तो आपका 18 शिफ्ट हो जाएगा। तो मान के चलते हैं आप आज तक 18 शिफ्टों का जो PDF अगर आप लेना चाहते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा 9973741666, तो आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा। इसके अलावा PDF आपको जब तक एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों का एग्ज़ाम आपका जून तक है, तो आपको जून तक यानी कि जब तक आपका MTS का एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए चलते हैं आपका ये MTS का एग्ज़ाम होगा जुलाई तक चलता है, तो आपको जुलाई तक का PDF पूरे MTS एग्ज़ाम का मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर उपलब्ध कराया जाएगा। आपको टेलीग्राम का लिंक मिलता है जहाँ पर रोज़ है जो कि PDF आपका अपडेट होता है, ठीक है। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाकी डेली का जो PDF है आपको सिलसिलेवार तरीके से रोज़ आपको मिलता रहेगा हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में, ठीक है।